Hi everyone, welcome back to the channel Simplified Education. So we are back with one more series, and the name of the series is the CVT series 2024, where we are going to address all the issues of CVT. So CVT ने अपना अभी हाल ही में CSCS पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बाद बहुत सारे डाउट्स हैं कि प्रेफरेंस शीट क्या होती है, CSCS पोर्टल भरते कैसे हैं, CSCS पोर्टल की फीस कितनी है, CSCS पोर्टल किस कंडीशंस में आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, कैसे प्रेफरेंस शीट बनानी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो आज के इस वीडियो में सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रेफरेंस शीट की कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं दोहरानी है। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे सारे के सारे पोर्टल्स का कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करते जाना है, और नेक्स्ट वीडियो में जो एपिसोड 2 होगा उसमें हम प्रेफरेंस शीट के बारे में बात करेंगे। और ये लास्ट जो हमारा एपिसोड होगा इस सीरीज का, उसमें हम बात करने वाले हैं जो बच्चे भी दिल्ली के आउटसाइड्स पे रहते हैं, लाइक बाहर से रहते हैं और वो दिल्ली शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए पीजीज का क्या रेंट होता है, हॉस्टल की फीस कितनी होती है, मेस की फीस कितनी होती है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे लाइव एग्जांपल्स के साथ। मैं इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवाऊंगी जो बच्चे पीजीज में रहते हैं उनका भी, सो दैट आपको एक बार पता लग जाए कि टोटल एक्सपेंस होता कितना है पीजीज में रहने का। अगर आप इस चैनल पे पहले से आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड यस इससे लास्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने साइंस के जितने भी कोर्सेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो सारे डिटेल में डिस्कस करे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करी है, एंड उनको कौन कौन सा कॉलेज ऑफर करता है ये तक डिस्कस करा है। तो आज हम बात करने वाले हैं डीयू की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सब साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन से रूल्स से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और कौन कौन से वजह से आपके फॉर्म में कुछ भी गलतियां निकल सकती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीयूईटी के बारे में, तो सीयूईटी का जो है सीएससीएस फेज 1 है वो आपका ऑलरेडी ओपन हो चुका है। आप सीएससीएस 2024 या फिर www.admission.uod.ac.in पे आप जाकर अपना जो फॉर्म है उसको आप भर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये रहा सीएससीएस पोर्टल 2024। इसका जो आपका फर्स्ट है उसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा। ठीक है, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ रूल्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी 15-20 मिनट लंबी हो, लेकिन एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुनिएगा। छोटी से छोटी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है, प्लीज। सबसे पहले आपने जो सीएससीएस फेज 1 है उसको आपने भरना है। सीएससीएस फेज 1 स्टार्ट हो चुका है, डेडलाइन इसकी अभी तक नहीं आई है, डेडलाइन उन्होंने रिलीज नहीं करी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जून एंड तक ये पोर्टल आपका खुला हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली हम लास्ट ईयर के स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, क्योंकि इस साल इन्होंने अभी तक जो है डेडलाइन लॉन्च नहीं करी है। लेकिन आप लास्ट डेट का वेट ना करें और आप जल्दी से जल्दी भर लें। लेकिन यस, ये जो देखो एडमिशन से ज्यादा, सॉरी एग्जाम से ज्यादा आपको एडमिशन की जो प्रोसेस है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो सीएससीएस पोर्टल हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल है जिसमें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले अगर हम पहली बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की, कितनी फीस हमको देनी है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, आपकी फीस 250 रुपये है। और अगर आप SC ST या पीडब्ल्यूडी से हो तो आपकी फीस हमारी कितनी है, 100 रुपये। ठीक है, ये आपकी फीस हो गई। एक बात जरूर याद रखना, अगर आप कोई ईसीए यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उस कोटे के लिए। ठीक है, अगला, अगर आप बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट, बीए ऑनर्स म्यूजिक या बीएससी फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ये आपके अकॉर्डिंग टू योर कोर्स एंड अकॉर्डिंग टू योर कोटास ये आपकी फीस वेरी करती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको 12th पास करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड आपको सीयूईटी यूजी में जो है एग्जाम देना पड़ेगा, सीयूईटी यूजी में आपको क्लियर होना पड़ेगा। अब एक चीज आती है सब्जेक्ट मैपिंग, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सब्जेक्ट मैपिंग सही ना होने की वजह से लास्ट ईयर कितने सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। नाउ व्हाट इज अ सब्जेक्ट मैपिंग, जब आपका सीएससीएस फेज 2 खुलता है तो वो आपका रिजल्ट आने के बाद खुलता है। ठीक है, वहां पे आपको आपका सीयूईटी स्कोर कार्ड शो होता है और साथ में आपको आपकी 12th का जो आपकी रिजल्ट कार्ड है वो शो होता है, और दोनों की दोनों में सब्जेक्ट मैपिंग होती है। सब्जेक्ट मैपिंग होती है कि कौन से कोर्सेज आपके 12th में थे, कौन से कोर्सेज आपके सीयूईटी
में थे। अगर दोनों मैच करते हैं तभी जाके आपका एडमिशन स्मूथली हो पाता है। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आपने ले लिया सीबीटी में जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा, तब आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पीसीबी का स्टूडेंट है, उसने सोचा कि उसको मैथ्स कंटिन्यू करनी है अपने ग्रेजुएशन में और उसने सीबीटी में मैथ्स ले लिया, लेकिन उसके पास 12th में मैथ्स नहीं था, तो वो सब्जेक्ट मैपिंग में वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो फॉर एडमिशन to UOT, it is mandatory for the candidate to have appeared in the CUET 2024 in those subjects in which she or he passed his class 12. राइट, ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फीस की। तो फीस आप जब पूरा फॉर्म भर देंगे उसके बाद लास्ट में फीस का ऑप्शन आएगा। फीस किसी भी हाल में आपकी रिफंडेबल नहीं होगी। आप एडमिशन लेते हो, एडमिशन नहीं लेते हो, आपने अगर फॉर्म भर दिया तो वो जो 250 रुपये या 100 रुपये या 400 रुपये जो आपकी फीस गई है, दैट विल नेवर बी रिफंडेड। ठीक है, इन एनी सर्कमस्टांसिस वो फीस आपकी वापस नहीं आएगी, तो ये याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया होगा। फॉर एग्जांपल आपने बीएससी बॉटनी ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो बॉटनी ऑनर्स के लिए आपके पास 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, पीसीबी और एक इंग्लिश सब्जेक्ट। अगर आपने वो चारों डोमेन दिए हैं, यानी कि पीसीबी और एक लैंग्वेज दी है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट बीएससी बॉटनी। लेकिन अगर आपने इसमें से एक भी मिस कर दिया, लाइक फिजिक्स आपने नहीं दिया या आपने इंग्लिश नहीं दिया या कुछ भी ऐसा आपने एक सब्जेक्ट नहीं दिया जो उस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर था या उस कोर्स के लिए वो सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट था, तब आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हो। ठीक है, अब किसी ने पंजाबी ऑनर्स करनी है, तो अगर आपने पंजाबी नहीं दी है अपने सीयूईटी में, तो हो सकता है अगर उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पंजाबी मांग रहे हैं तो आपको पंजाबी देनी है। अगर आपने पंजाबी नहीं दी तो आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता कैसे करते हैं, तो साइंस के लिए तो मैंने पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो जाके देख ले। कॉमर्स और आर्ट्स के लिए आप बोलेंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर कैंडिडेट पूरा नहीं करता उस प्रोग्राम को लेकर, तो उसका जो कैंडिडेचर है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि आपको डोमेन, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, जो जो एक प्रोग्राम या जो जो एक कोर्स के लिए जो जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो आपको एग्जाम में देने ही देने हैं। यहाँ पे कुछ एडवाइस है। पहली एडवाइस है कि आप लास्ट डे का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डे साइट जाम हो सकती है ट्रैफिक की वजह से। एंड द सेकंड एडवाइस आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप एडवाइसेबल है कि आप अपना फॉर्म लैपटॉप से भरें, सो दैट आप डॉक्यूमेंट्स को इजीली स्कैन करके अपलोड कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा आता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है क्लास 10 क्लास 12 जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स एक ऑर्डर में होने चाहिए एंड एक तरीके से वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट है और आपको लग रहा है कि वो कैटेगरी जो है सर्टिफिकेट वो एक्सपायर हो चुका है, सो उसको जितनी जल्दी हो सकता है आप उसको रिन्यू करवा लें। क्योंकि अगर आप एक्सपायर सर्टिफिकेट जिसकी डेट निकल चुकी है वो अगर आप अटैच करेंगे DU पोर्टल पे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इन बातों का आप ध्यान अच्छे से देंगे। उसके बाद कैंडिडेट जब लॉगिन करेंगे तो एक लॉगिन और आईडी और पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा जो हाईली कॉन्फिडेंशियल है। आपने किसी के साथ भी इसको जनरेट किया है, किसी के साथ भी शेयर किया, आपका डेटा का मिसयूज हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं सबसे मेन पॉइंट पर कि कौन कौन से 3 फेजेस है जो DU यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। पहला फेज है हमारा CSES फेज 1, दूसरा फेज है हमारा CSES फेज 2, तीसरा फेज है हमारा CSES फेज 3। पहले जनरल में समझ लेते हैं, फिर डिटेल में समझते हैं। CSES फेज वन में आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है पर्सनल से लेकर आपकी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपके क्लास 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, कैटेगरी, सब कुछ आपसे ले लेते हैं, वो होती है हमारी पर्सनल डिटेल्स। ये भी फेज 1 में आती है। ठीक है, सेकंड हमारी होती है, इसी में हमारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखो जितनी भी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स है वो आपकी CSES फेज 1 में आपको देनी पड़ती है। फेज 2 हमारा था प्रेफरेंस लिस्ट। अब प्रेफरेंस होता क्या है? प्रेफरेंस होता है कि जब आपका रिजल्ट कार्ड आएगा तो आप उनको एक लिस्ट बना के देंगे कि भाई ये मेरे कॉलेजेस हैं और ये मेरे कोर्सेज हैं, ये मेरे प्रेफरेंस का ऑर्डर है, मैं इन प्रेफरेंसेस में कॉलेज
लेना चाहता हूँ या मैं इस प्रेफरेंस में कोर्स लेना चाहता हूँ। अब फॉर एग्जांपल किसी की प्रेफरेंस है, कोई साइंस का स्टूडेंट है, पीसीबी का उसकी प्रेफरेंस है, उसकी पहले बायोमेडिकल साइंस करनी है, फिर जूलॉजी करनी है, फिर बॉटनी करनी है और माइक्रोबायोलॉजी मेरा लास्ट ऑप्शन है, तो वो इसी ऑर्डर में अरेंज करेगा, पहले बायोमेडिकल साइंस, फिर बॉटनी, फिर जूलॉजी, फिर आपका माइक्रोबायोलॉजी। अगर उसको माइक्रोबायोलॉजी करनी ही नहीं तो वो उसको इंक्लूड ना भी करेगा, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड हमारा होता है जब आप प्रेफरेंस लिस्ट भर देते हो तो उसमें से यूनिवर्सिटी आपको आपके ही प्रेफरेंस लिस्ट में से कोई एक कॉलेज और एक कोर्स आपको सिलेक्ट करके देती है, उसको हम कहते हैं सीट एलोकेशन। सीट एलोकेशन, अब जरूरी नहीं है कि सीट एलोकेशन में आपने समझो 150 कॉलेज और कोर्सेज भरे हैं तो आपको पहला ही दे दिया जाएगा या आपको दूसरे दे दिया जाएगा। हो सकता है आपको 150 वहाँ प्रेफरेंसेस भी दे सकते हैं और आपको पहला भी दे सकते हैं, वो आपके मार्क्स पे डिपेंड। अगर आपके मार्क्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो हो सकता है आपको पहले जो आपने 5-6 प्रेफरेंस भरी है उसी में आपको मिल जाए कॉलेज, लेकिन अगर आपके नंबर बहुत ही कम है तो आप जो है नीचे के कॉलेजेस आपको नीचे के जो आपने कोर्स भरे होते हैं वो आपको मिलते हैं। अब आपके पास यहाँ पे दो ही ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन होता है अपग्रेड। अपग्रेड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको 50वां कॉलेज या 50वां नंबर पे जो आपने कॉलेज और कोर्स भरा था वो आपको मिल गया, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, तो आप अपग्रेड का बटन दबाएंगे। अपग्रेड में क्या होगा, जब नेक्स्ट एलोकेशन होगा तो आपको 50 में जो आपका कोर्स और कॉलेज था उसके जो ऊपर की लिस्ट होगी उनमें से आपको एक कॉलेज और कोर्स अलॉट किया जाएगा, जो नीचे के है वो उसमें से आप नीचे नहीं जा सकते। अपग्रेड मतलब ऊपर ही जाना है। तो पहला होता है अपग्रेड। दूसरा होता है अगर आप खुश हो, आपने फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस भरी, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गई एंड यू आर हैप्पी विद योर कॉलेज एंड यू आर हैप्पी विद योर कोर्स, यू कैन पे योर फीस एंड यू कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग द कॉलेज जब से कॉलेज स्टार्ट है। तो ये मोटा मोटा हमारे 3 फेजेस होते हैं। ये फेजेस जो है जुलाई लास्ट तक चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ जुलाई लास्ट तक क्या, ये हमारे कॉलेज शुरू होने के 2 महीने बाद तक एलोकेशन चलते रहते हैं। पहले राउंड 1, राउंड 2, फिर स्पॉट राउंड, स्पेशल स्पॉट राउंड, बहुत सारे राउंड आते हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 1 की, जो अभी ओपन है और आप डी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले फेज 1 में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, ये सब आपको भरना है, नेम, सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ। ये आपको 3 चीजें भरनी है। नेम, सिग्नेचर और फोटोग्राफ आप वही भरेंगे जो आपने सीबीटी के पोर्टल पे भरी थी। सॉरी, सॉरी, जो आपका नाम, सिग्नेचर और फोटोग्राफ होगा वो आपका सीबीटी पोर्टल पे जो आपने भरा उसी से आपको उठा के इस पोर्टल पे वो ऑटोमेटिकली भर देगा। अगर आपको लगता है आपका फोटो गलत है या आपका सिग्नेचर गलत है तो वो अब वो एडिट नहीं होगा। दैट फील्ड इज अ नॉन एडिटेबल। जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ मांग रहा है उनको आप जो है एक स्कैन करके अपने पास एक फोल्डर में रख लीजिए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जितने भी आप पोर्टल भर रहे हो आप उसको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ और बहुत ज़्यादा केयर के साथ भरना है, क्योंकि एक बार अगर गलत हो गया तो एडिटिंग नहीं होगी। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ दैट एडिटिंग विल नॉट बी अलाउड वंस द फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो जैसे सीयूईटी में तो करेक्शन विंडो खुलती थी, यहाँ पे कोई खुलने के चांस नहीं है। तो गलतियां मत करना, आराम से 1-1.5 दिन लेकर आराम से अच्छे से इसको भरना। एंड लास्ट में जब आप लगे कि पूरा आप श्योर हो, आप फीस सबमिट करके अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल रिजेक्शन की। देखो कह रहे हैं पर्सनल सेक्शंस की बात करें तो पर्सनल सेक्शन में जो डिटेल्स हैं वो आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं उससे बिल्कुल मैच करनी चाहिए। अगर आपके सर्टिफिकेट में सरनेम नहीं लिखा और आपने वहाँ डाल दिया, या आपने वहाँ नहीं लिखा वहाँ डाल दिया, कुछ भी अगर मिसमैच उनको दिखता है आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके फॉर्म में, तो आपका फॉर्म इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो मेक श्योर जो आप डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम है वही नाम आप अपने CA/CS में भरो, क्योंकि वो जो है मैच करते हैं। सो लिखा हुआ द डिटेल्स एंटर मस्ट मैच विद द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, मिसमैच मे लीड टू द रिजेक्शन ऑफ द CA/CS फॉर्म एट एनी स्टेज। एंड वन मोर थिंग कि ये जब आप लिख लो मतलब ये जब जितने भी आप ये भर ले, जब आप ये फॉर्म भर ले तो एक बार आप उसको क्रॉस चेक जरूर करें, ठीक है। एंड ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डलवा दूंगी, इसको एक बार खुद आप बैठ के फॉर्म भरने से पहले अच्छे से रीड जरूर करें। उसके बाद आप अपने पर्सनल सेक्शंस भरें, कोई कैटेगरी है, PWD है, आपको कोई भी स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है आप वो सब लिखें, ठीक है। मतलब आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट थी, जो भी आपको PWD से अगर आप है तो, अगर आप CW कैटेगरी से तो CW कैटेगरी से करें। अगर आपको BSc फिजिकल एजुकेशन या म्यूजिक ऑनर्स फाइन आर्ट्स करना है तो जैसे हमने ऊपर बोला तो उनकी एक्स्ट्रा फीस है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लास्ट में आप जो है अपना बैंक डिटेल्स भरेंगे, ठीक है। बैंक डिटेल्स या तो आपके खुद का होना चाहिए या आपके पेरेंट्स का होना चाहिए,
ठीक है। क्योंकि बैंक डिटेल्स यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने ड्यू में एडमिशन ले लिया, ड्यू में एडमिशन लेने के बाद आप उस कॉलेज से उस कोर्स से हैप्पी नहीं थे ना, आपने डिसाइड किया कि मैं अपना एडमिशन विड्रॉ कर लेता हूँ। जब आप एडमिशन विड्रॉ करेंगे तो जो आपका रिफंड होगा फीस का, वो आपके उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट की डिटेल्स आप CSCS पोर्टल में भरोगे। तो अगर आप किसी कैफे वाले से जाकर ये फॉर्म भरवाते हो और उसकी डिटेल्स आप वहां पर भर देते हो, तो जो रिफंड है वो उसके अकाउंट में आएगा। तो मेक श्योर कि आप अपना और अपने फैमिली मेंबर्स में से ही किसी का जो है बैंक डिटेल्स भरें। एंड एक बार अगर आप बैंक डिटेल्स भर देंगे तो वो चेंज नहीं की जाएगी। पता नहीं बाद में आई थिंक एक पोर्टल खुला था लास्ट ईयर, इस बार का नहीं पता क्योंकि इस बार उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। जब आपको फॉर्म सबमिट हो जाए तो आपका पेरेंट्स का नाम, आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपका बैंक डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, ये कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद जब आपने पर्सनल डिटेल्स भर ली, फिर आपका होता है एकेडमिक सेक्शन। एकेडमिक सेक्शंस में आप जो है आप अपने क्लास 12 की मार्कशीट पूरी अपने आप फिल करते हो कि इतने आपको प्रैक्टिकल में मिले, इतने आपको थ्योरी में मिले, इतने टोटल थे, इतने आपकी परसेंटेज बनी। आप वो सब कुछ आप खुद फिल करते हो अपने अपने मार्कशीट से देखकर, सेम विद योर क्लास 10th एंड सेम विद योर क्लास 12th। ठीक है, फाइन। और अगर कहीं पर अगर प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो वहां पे आप 0 मार्क करेंगे प्रैक्टिकल सेक्शंस में। ठीक है। अगर यहाँ पर भी आपके जो नंबर हैं वो अपने आपकी मार्कशीट से मिसमैच हुए तो यहाँ पर भी आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो देखो कितने फेजेस पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने सब्जेक्ट मैपिंग नहीं करी तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, अगर आपकी डिटेल्स मिसमैच हो गई तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स कोटे के बारे में। तो कैंडिडेट अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो मैक्सिमम 3 स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, मैक्सिमम 3 स्पोर्ट्स। और उन तीनों स्पोर्ट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज किसकी, कि कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स, ये सब आपने जो है 3 आपने जो है अटैच करने हैं बिटवीन 1 मई टू 30 अप्रैल ओनली। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि ईसीए का भी सेम यही है। आपने 14 कैटेगरीज ईसीए की हैं। ठीक है, तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो या पढ़ लेना। तो उसके बाद हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपलोड मतलब क्या, अपलोड यहाँ पे आता है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, SC ST OBC NCL EWS मिनोरिटी में सिख मिनोरिटी, क्रिश्चियन मिनोरिटी, ये वाली, CW KM PWBD, सिंगल चाइल्ड गर्ल कोटा जो अभी DU ने लॉन्च किया है, ऑर्फन कोटा, जितने भी आपके जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है ये आप अगर आप है तो आप अपलोड करेंगे। ठीक है। एंड आप जो अपलोड करेंगे उसकी आप गारंटी लेते हैं कि ये मैं ऑथेंटिक है और ये डॉक्यूमेंट एक्यूरेट है। ठीक है। अगर आपका डॉक्यूमेंट फॉल्स डिटेक्ट होता है या आपको ऐसा लगता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है ये फेक है या फ्रॉड है, तो उसी टाइम आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा और आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा और ऐसे केस में फीस भी रिफंड नहीं। ठीक है। एंड नो अंडरटेकिंग इन ल्यू ऑफ इनकम्प्लीट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड। फाइन। एंड यस, मेक श्योर जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो वो थोड़े से रीडेबल कैटेगरी में, लाइक अच्छे से प्रॉपर स्कैन हो एंड द डॉक्यूमेंट्स कैन बी रीडेबल, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आप करते हैं प्रीव्यू, यानी कि जितने भी चीजें आप एक बार उनको देखते हो। प्रीव्यू मतलब पूरी की पूरी जो है फॉर्म आप अच्छे से देखते हो, कहीं पर आपको गलती तो नहीं दिख रही है, कहीं पे कुछ तो नहीं है। एंड जहां पर आपको लगता है, अगर आपको यहाँ पर कुछ लगता है कि अरे मैंने तो कुछ गलत कर दिया, तो वहां पे एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन प्रीव्यू के बाद आप फॉर्म को सक्सेसफुली जब सबमिट कर दोगे तो कहीं पर भी चेंज या फाइनल एडिट नहीं होगा। लास्ट आपका फाइनल सबमिशन होता है। फाइनल सबमिशन के बाद आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। एंड उसके बाद इफ यू आर क्लिकिंग समथिंग कि मैंने ये नहीं डाला या मैंने फॉर्म गलत भर दिया या मैंने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं किया, नो चेंजेस विल बी अलाउड। सो दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे ये पीडीएफ को नहीं पढ़ते हैं अच्छे से, बट ये पीडीएफ आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि अगर एकदम से आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि रिजेक्ट क्यों हुआ। सो इसीलिए अब हम बात करते हैं फेज 2 यानी कि प्रेफरेंस फेज के बारे में। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो भी लेकर आऊंगी, लेकिन अभी ऊपर से देख लेते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट में होता है आपका कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन, जो आप एक लिस्ट डालते हो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग होती है। सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है, आपके 12th के जो सब्जेक्ट्स होते हैं और आपके CUET के जो सब्जेक्ट होते हैं उनको मैप किया जाता है कि क्या ये मैच भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैपिंग। उसके बाद आपकी प्रेफरेंस सिलेक्शन होती है। देखो 79 UG कोर्सेज है, 183 BA प्रोग्राम कोर्सेज हैं। ठीक है, 69 कॉलेजेस में। और कैंडिडेट जो है जितने कॉलेज में वो एलिजिबल है, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 डोमेन
एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट दिया और आप कम से कम कुछ 60-70 कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो, तो आप 70 के 70 कोर्सेज को फिल कर सकते हो इफ यू एलिजिबल इन दैट, और आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी कि ये कोर्सेज में आप एलिजिबल हो, ठीक है, राइट। उसके बाद आपको अवेलेबल प्रेफरेंसेस दिख जाएगी। जब आप अवेलेबल प्रेफरेंसेस भर दोगे फिर आती है हमारी स्टिमुलेटेड रैंक। क्या होती है हमारी स्टिमुलेटेड रैंक? जब आपने प्रेफरेंसेस भर दी, ठीक है, प्रेफरेंसेस भरने के बाद कोई अलाउ जो है एडिशनल डिलीशन नहीं होगा। तो जब आपने प्रेफरेंसेस भर दी और आपकी प्रेफरेंसेस लॉक हो गई फिर आती है हमारी स्टिमुलेटेड रैंक। स्टिमुलेटेड रैंक हमारी रैंक होती है जिसमें आपको पता लगता है कि आप जिस कोर्स को लेना चाहते हो उसमें आपकी रैंक क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप कोर्स लेना चाहते हो बीएससी जूलॉजी, ठीक है, और आप देख रहे हो कि उस कोर्स में तो आपकी रैंक कुछ 10-15 हजार दिखा रहा है, तो आपको डाउट हो रहा है कि लगता है मुझे ये कोर्स नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी मेरी रैंक बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आप देखते हो यहीं पे बीएससी बॉटनी की मेरी रैंक बहुत अच्छी है, लाइक टॉप 100 में है, टॉप 200 में है, कुछ ऐसे। तो जब स्टिमुलेटेड रैंक के बाद एक बार हमारा प्रेफरेंसेस दोबारा खुलता है तब उसमें एक बार चेंज कर सकते हो अपने स्टिमुलेटेड रैंक के अकॉर्डिंगली। आप जो है एक बार अपना प्रेफरेंसेस आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये रहा यहाँ पे स्टिमुलेटेड रैंक, ठीक है। स्टिमुलेटेड रैंक के बाद कुछ दिखाया नहीं, बस स्टिमुलेटेड रैंक आती है। प्रेफरेंसेस कैसे बनाते हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करते, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन सा कॉलेज और कौन सा जो है कॉलेज टारगेट कर रहे हो। लास्ट हमारा फेज 3 में आपको एक सीट एलोकेट होती है, जैसे आपको बीए ऑनर्स साइकोलॉजी ऑनर्स अलॉट है कॉलेज एक्स में, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो सीट फ्रीज करनी है या उसको अपग्रेड करना है, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो उस फीस को तो आपका एक्सेप्ट माना जाएगा। एक बार अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, तो उसके बाद वो सीट चेंज नहीं होगी। यहाँ तक वो एक ही ऑप्शन होगा कि आप सीट से विड्रॉ कर लो, ठीक है। चेंजिंग का कोई ऑप्शन नहीं होगा आफ्टर एक्सेप्टिंग। सो अगर आपने एक्सेप्ट कर रहे हो तो याद रखना कि एक्सेप्ट आप तभी करो जब आप बहुत श्योर हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप टाइम निकल जाता है और आपने एक्सेप्ट कर सकते हो ना विड्रॉ सॉरी ना अपग्रेड कर पाए, तो वो जो सीट है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। ये इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके कॉलेज के द्वारा वेरीफाई होंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो आपने ऑनलाइन सबमिट करे वो आपका कॉलेज वेरीफाई करेगा, और अगर कॉलेज को लगता है कि कुछ गलती है आपके डॉक्यूमेंट में तो वो क्वेरी जनरेट करेगा। जो आपने जब आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सेप्ट कर लिया किसी कॉलेज सीट को, तो आपको उस कॉलेज की वेबसाइट या सीएससीएस पोर्टल पे अगेन एंड अगेन आपने चेक करना है कि कहीं क्वेरी जनरेट तो नहीं हो रही, कहीं क्वेरी जनरेट तो नहीं हो रही। और अगर कोई क्वेरी जनरेट हो गई, फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि आपका जो 10th की मार्कशीट है वो क्लियर नहीं है, दोबारा भेजो, विजिबल नहीं है, तो वो क्वेरी का आपने टाइम के अंदर जवाब देना है। अगर आप क्वेरी का जवाब नहीं दोगे, आप उनको अनअटेंडेड रखोगे या आप उनका रिप्लाई नहीं करोगे, तो इस केस में भी आपका जो एडमिशन है वो कॉलेज रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि कॉलेज को भी लिमिटेड टाइम मिलता है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो अप्रूवल अगर आपको हो जाता है, अगर आप कॉलेज आपका अप्रूव कर देता है तो आप फीस पेमेंट करें एंड आप कॉलेज जाना स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है तो पहला रीजन है कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करी, दूसरा आपने प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी नहीं करी, तीसरा आपकी सब्जेक्ट मैपिंग नहीं थी, चौथा आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे या जो सर्टिफिकेट्स थे वो आपके गलत थे, फ्रॉड थे या इनवैलिड थे, एंड लास्ट आपने क्वेरी का जवाब टाइम से नहीं। सो मेक श्योर अगर आप एडमिशन एक्सेप्ट कर लेते हो तो क्वेरी का जवाब आप टाइम टू टाइम देखते रहना कि कहीं क्वेरी जनरेट तो नहीं हो रही है। अगर क्वेरी जनरेट हुई और आपने नहीं देखा, तो अगर उनको लगा कि क्वेरी तो जनरेट हो चुकी है लेकिन वो ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, तो वो वेट नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे आपका एप्लीकेशन, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट मेक द पेमेंट वेल इन टाइम एंड नॉट फॉर द लास्ट डेट। उसके बाद हमारा था अगर आप नहीं खुश हो अपने सीट से, यू कैन गो फॉर अपग्रेड। अपग्रेड ऑप्शन में आपकी जो सीट मिली है उनके जो ऊपर की सीट्स हैं आपको उन में से कोई एक सीट दे दी जाएगी, और जो नीचे की सीट्स हैं उनके लिए आप एलिजिबल नहीं बचोगे। सो मेक श्योर टू मेक योर प्रेफरेंसेस इन सच अ ऑर्डर दैट आपको अपग्रेड करने की जरूरत ही ना पड़े, आपको पहले ही राउंड में आपका बेस्ट कॉलेज और आपका बेस्ट कोर्स आपको इजीली मिल जाए। एंड जिसका फर्स्ट कॉम प्रेफरेंस ही मिल गया तो वो तो ना अपग्रेड कर ही नहीं सकता, ठीक है, फाइन। उसके बाद जो है अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तो वो या तो कैंसिल हो सकती है या ऑटो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, ठीक है। अगर आप टाइम पे फीस नहीं दे पाते हो तब भी आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट फ्रॉड निकला तब भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग। एंड यस, अगर आप जो है अगर आप चाहते हो कि आपने कॉलेज ले लिया लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए
कॉलेज, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ करने के लिए आपकी 1000 रुपये की फीस कटेगी। उसके बाद जो भी बाकी की फीस होगी वो आपकी जो आपने बैंक डिटेल्स डाली है उसमें आ जाएगी। लेकिन मेक श्योर कि अकाउंट जो सॉरी ये जो विड्रॉ की डेट होती है वो भी एक लिमिटेड होती है, एक डेट के बाद फीस वापस नहीं आती। ठीक है, दिस इज ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर। फाइन। तो ये तो हो गया आपका मेन प्रोसेस। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है तो एक मिड एंट्री भी खुलती है, जिसमें अगर आप फेज 1 के जो आपका फेल हो गया या फेज 2 आप नहीं भर पाए तो उसमें आप मिड एंट्री ले सकते हो। 1000 रुपये फीस दो और आप मिड एंट्री के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। फिर आता है स्पॉट एडमिशन, जो कि आपका लास्ट राउंड से कुछ होते हैं, अगर सीट्स बचती तो ये स्पॉट राउंड आपके खुलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रिफंड पॉलिसी मैंने आपको बताई दी। ठीक है, उसके बाद ये कुछ मिनोरिटी कॉलेज जैसे क्रिश्चियन मिनोरिटी के लिए जीजी सेंट मैरी कॉलेज एंड सेंट स्टीफन कॉलेज, एंड सिख मिनोरिटी के लिए माता सुंदरी कॉलेज, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज एंड श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। तो इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यू हैव टू अपलोड योर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। फाइन। सो यस, एंड लास्ट में यहाँ पे जो है हमारा एक गर्ल चाइल्ड कोटा जो है उसका एक फॉर्म दिया हुआ है लास्ट में, अगर आप देख सकते हैं तो इसको आप एक बार जरूर खोल के देखना। ये रहा, एक देखो, ये एनसीएल का फॉर्म भी यहाँ पे है। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट भी है। ठीक है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी का भी है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का एफिडेविट भी है। सो ये आप इसको अच्छे से खोल के देख सकते हो। आई थिंक दिस इज फ्रॉम माई साइड। मैंने आपको सारा प्रोसेस मोटा मोटा समझा दिया। दिस इज द जस्ट एपिसोड 1। जब एपिसोड 1 में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है तो सोचो आगे क्या होगा। सो मेक श्योर आप इस जर्नी के साथ जुड़ जाएं। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कुछ गलती हो जाए तो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। एंड वन मोर थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, 600 रीच करने में मेरी हेल्प करें। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। होप एवरीबडी विल गेट देयर डिजायर्ड कॉलेज एंड डिजायर्ड को। थैंक यू सो मच। बाय।